हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति के बारे में। दोस्तों यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर्स के 3 साल के 2022 से लेकर 2022 से 2024 तक के साइंस के क्वेश्चंस जो आपके इस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चंस है जो आगे आपको बहुत काम आएंगे, इसलिए मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है साइंस में दोस्तों कि सीड ड्रिल का उपयोग होता है कहाँ पर। कि सीड ड्रिल, सीड मतलब होता है दोस्तों, सीड मतलब आप जानते होंगे इंग्लिश में सीड कहते हैं। सीड मीन्स आपको बीज होता है, बीज बोलते हैं दोस्तों। तो सीड ड्रिल का उपयोग होता कहाँ है? तो सीड ड्रिल का उपयोग होता है दोस्तों बीज बोने के लिए। किसके लिए? बीज बोने के लिए दोस्तों। आगे देखिए, चीनी को एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चीनी को जो है, चीनी को एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि एल्कोहल मतलब क्या होता है दोस्तों? शराब। तो चीनी को एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहलाते हैं। दोस्तों समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों निम्न निम्न में से कौन सी दवा एंटीपायरेटिक कहलाती? एंटीपायरेटिक मतलब समझते हैं दोस्तों, अगर किसी को बुखार आ जाता है, समझे ना, किसी को अगर बुखार आ जाता है तो उस बुखार को ठीक करने के लिए आपको ना इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है ना अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है सिर्फ आपको पैरासीटामोल का। दोस्तों कौन सी चीज का दोस्तों? पैरासीट पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये नहीं, स्टेप्टोमाइसिन नहीं होगा, आपको बुखार आने पर पैरासीटामोल का ही प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कृत्रिम ऊन बनाने में, क्या ऊन बनाने में? कृत्रिम ऊन बनाने में किस तंतु का उपयोग होता है? तो कृत्रिम ऊन बनाने में आपको एक्रेलिक का उपयोग होता है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन से दोस्तों, आप अगर पढ़ना चाहे तो एकदम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या है, 95 नंबर का क्वेश्चन है बेकेलाइट। बेकेलाइट का एक उदाहरण है। बेकेलाइट का उदाहरण क्या होगा दोस्तों? थर्मोस्टिंग पॉलीमर। क्या होगा? थर्मोस्टिंग पॉलीमर। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कौन सी धातु वायु, जल तथा एसिड से संक्षारित नहीं होती? संक्षारित मतलब दोस्तों क्या होता है कि जंग लग जाना, जंग लग जाना को हम लोग संक्षारित कहते हैं। यानी कि जल के साथ, वायु के साथ, एसिड के साथ अगर कोई धातु अभिक्रिया करती है तो उसे जंग लग जाती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो नहीं होती है दोस्तों? वो हमारा है सोना। वो हमारा क्या है दोस्तों? सोना है। एक सेकेंड, वो हमारा क्या है? सोना है, जो संचारित नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। आप ये जानते हैं कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होता है दोस्तों? तो चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? वो चांदी है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, निम्न में से कौन पेट्रो रसायन है? पेट्रो रसायन कौन है? तो पेरामीन मोम है। पेरामीन मोम है जो पेट्रो रसायन, पेट्रो मोम है। एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है? एलपीजी का प्रमुख अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन भी होता है दोस्तों। अगर वहां पे ऑप्शन दोनों रहेगा तो आप दोनों को ऑप्शन देंगे। अगर इन चारों में से ब्यूटेन रहेगा तो ब्यूटेन देंगे, प्रोपेन रहेगा तो प्रोपेन देंगे, अगर दोनों रहेगा तो दोनों में ऑप्शन करेंगे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, निम्न में से कौन कोयला का उत्पाद नहीं है? कोयला का उत्पाद में तो कोलतार होता ही है। जो कोयला को जलाने के बाद जो उत्पन्न होता है वो कोलतार कहलाता है। और कोल गैस, जो गैस उत्पन्न होता है वो, यहाँ पे कह रहा है कि कौन कोयला का उत्पाद नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा, कोलतार भी नहीं होगा, कोल गैस भी नहीं होगा। तो चूना है दोस्तों, जो कोयला से नहीं बनता है वो चूना होगा, जो कोयला का उत्पाद नहीं है। अब आगे देखिए, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है? अनवीकरणीय मतलब समझते हैं दोस्तों? अनवीकरणीय मतलब समझते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में ना ला जा सके, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और नवीकरणीय क्या है दोस्तों? जो एक बार प्रयोग करने के बाद आप उसे दोबारा प्रयोग कर सकते हो, नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय में जैसे पवन ऊर्जा हुआ भाई, पवन ऊर्जा तो ये तो आते रहता है, ये दोबारा प्रयोग होगा, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा भी, ये भी खत्म होने वाली चीज नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा भी खत्म होने वाली चीज नहीं है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? पहले फिर से एक बार, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सी है? तो वो कौन सी होगी दोस्तों? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस होगी अनवीकरणीय स्रोत। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मा ऊर्जा है, वो क्या है? उष्मीयमान। वो क्या है? उष्मीयमान। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आप इसको ठीक करिएगा। उष्मीयमान होगा इसका आंसर,
उष्मीयमान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, सभी संकटापन, संकटापन मतलब क्या होता है दोस्तों, जानते हैं कि संकट की परिस्थिति में है प्राणियों तथा पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक कही जाती है, उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक है जो सभी संकट प्राणियों तथा पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक कही जाती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? ये बनाता है दोस्तों 1972 में। वन्यजीव का संरक्षण मतलब रक्षा करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा चालू की गई थी। वो कब की गई थी? 1972 को दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी? पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है, वो है सेलुलोज में। ठीक है, आगे देखिए, पिरानी कोशिका का बाह्यतम स्तर क्या है? जैसे पौधे कोशिका में बनी होती है वो सेलुलोज होता है, इसी प्रकार पिरानी कोशिका में का बाह्यतम स्तर मतलब बाहर वाला जो भाग है वो कौन है दोस्तों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कौन मादा जनन अंग नहीं है? यानी कि माँ का जो जनन अंग होता है उसका भाग नहीं है, ओवरी। ओवरी दोस्तों है माँ के जनन अंग का एक भाग है, ओवरी है। आप इसको नहीं को चुनना है, किसको चुनना है? जो नहीं है माँ के अंग का पार्ट, उसको आपको देखना। ओवरी तो है भाई जिसमें मासिक बनता है, जो मासिक का मादा का जो मासिक बनता है वो ओवरी कहलाता है। यूट्रस जो है पेट, पेट को भाग को हम लोग यूट्रस कहलाते हैं। ओविडक्ट भी उसी के पार्ट से, मादा का जनन अंग का भाग है। मादा के जनन अंग में आपको नहीं पाया जाएगा वास डिफेंस, ये पुरुषों में ही पाया जाता है वास डिफेंस। ये क्या होता है जो दोस्तों, एक पाइप होता है पुरुषों में जो जिसको पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। इसको डॉक्टर द्वारा क्या किया जाता है? काट के इसको मोड़ दिया जाता है और बांध दिया जाता है, उसको वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यानी कि मादा जनन अंग का बात नहीं है, वास डिफरेंस। आगे देखिए, केवल मादा के शरीर से उत्सर्जित होने वाला हार्मोन है, केवल मादा के शरीर से उत्सर्जित होने वाला हार्मोन है वो प्रोस्टेजेस्ट्रॉन है दोस्तों, प्रोजेस्ट्रॉन है। इसको हम लोग एस्ट्रोजन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन भी कहते हैं दोस्तों। प्रोस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों एक ही है। आगे देखिए, एडम एप्पल क्या है? एडम एप्पल क्या है दोस्तों? एडम एप्पल आपके गले के पार्ट में होता है जो परिवर्तित स्वर यंत्र कहते हैं। एडम एप्पल को क्या कहेंगे? परिवर्तित स्वर यंत्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम होता है, पुरुषों में लिंग क्रोमोसोम होता है, एक एक्स होता है तथा एक वाई होता है। अगर लड़की का बात करें, अगर महिला का बात करें तो वो एक्स एक्स होता है, और पुरुष का बात करें तो एक्स और वाई दोनों होता है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर होगा आपका एक नंबर, पुरुष में लिंग क्रोमोसोम होता है एक्स तथा एक वाई में, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों प्रणोद कहलाता है। सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, साइकिल के टायर को घिस जाने के लिए उत्तरदायी बल है वो है घर्षण बल। साइकिल के जो टायर आप चलाते हैं वो घिसने का सबसे क्या कारण है? मुख्य कारण है जब तक वो घिसेगा नहीं चलेगा नहीं, इसलिए साइकिल के टायर को घिस जाने के लिए उत्तरदायी बल है घर्षण बल। आगे देखिए दोस्तों, घर्षण को कम करने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? घर्षण को कम करने वाले तत्वों को लुब्रिकेंट कहे जाएंगे, यानी कि हम अगर देहाती भाषा से कहें तो ग्रीस होगा दोस्तों, ग्रीस। अगर ग्रीस लगाएंगे तो वह घर्षण को कम कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए, एक पेंडुलम 4 सेकंड में 40 बार दोलन कराता है, तो इसका समय काल क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 0.1 सेकेंड होगा। आगे देखिए, किसी पिंड को माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन कहलाता है, वो क्या है दोस्तों? आयाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलईडी का पूर्ण रूप होता है यानी कि एलईडी का पूर्ण रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। आगे देखिए, भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप आता है दोस्तों वर्षों में, महीना में जो भी आता है भूकंप को जो मापा जाता है वो क्या है? सिस्मोग्राफ। जैसे आपके शरीर में बुखार आता है तो बुखार मापने के तंत्र को थर्मामीटर कहते हैं, तो इसी प्रकार भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है सिस्मोग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, पीछे की तरफ यानी कि पीछे की तरफ पश्च दर्पण, कौन सा दर्पण दोस्तों? पश्च दर्पण, पीछे की तरफ देखने वाला दर्पण क्या कहलाता है? वो उत्तल दर्पण कहलाता है, ताकि ऐसा उत्तल दर्पण ऐसे लगाया जाता है कि वो साफ साफ दिख सके, आपको साफ साफ दिख सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? आपको क्या कह रहा है? इनमें से बृहस्पति है, शनि है, बुध है, मंगल है,
तो वह शनि है जो सबसे अधिक उपग्रह है। ठीक है, किस कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दी गई है। वायु प्रदूषण, पराबैंगनी के कारण, अम्ल वर्षा, अवरक्तकरण। किसके कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है? वो दोस्तों वायु प्रदूषण है जिसके कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है। ठीक है, तब चलिए अब 2023 का शुरू करते हैं साइंस का क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन सी है? तो निम्न में से कीटभक्षी पौधा देखो दोस्तों, अमरबल है, गुलाब है, अड़हुल है। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्रोसेरा होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, भोजन के सभी घटक पूर्ण रूप से वंचित हो जाते हैं, वंचित मतलब रह जाते हैं, जठर में, मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसका आंसर होगा क्या दोस्तों? छोटी आंत में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन भारत के कौन सा स्थान पर है? यानी कि प्राकृतिक रेशम जो है उत्पादन का पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है दोस्तों चीन है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है आपका दूसरा स्थान पर। इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड देता है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है? पत्र रंध्र, यानी कि पत्ते में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी होगा, दूरी बराबर क्या बराबर? दूरी बराबर चाल इंटू समय, है ना? दूरी बराबर चाल इंटू समय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर आपको चाल पूछे तो आप क्या कहोगे? चाल पूछे तो दूरी बटा समय होगा, और अगर समय पूछे तो दूरी बटा क्या होगा? चाल होगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा क्या है, कौन सा संबंध सही है और कौन सा ऑप्शन है? दूरी बराबर चाल इंटू समय। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कोई स्वरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तक क्या होगा? आवर्तक क्या पूछा है? आवर्तक क्या होगा? तो आवर्तक बराबर 40 बटा 20 कर दीजिएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि इसका आंसर होगा 2 सेकंड। कौन सा ऑप्शन पे है दोस्तों? बी नंबर पे इसका आंसर 2 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? देखो दोस्तों, दो परिवर्तन होता है, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाने पर किसी तीसरा पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोयले का चूर्ण बनना है, तो कोयले को जब चूर्ण बनाएंगे तो वो कोयले का ही निर्माण करेगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है। कांच की बोतल का टूटना, इससे भी कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा। मैंने क्या कहा? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाने पर किसी तीसरा पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन कांच का बोतल जब टूटेगा किसी तीसरा पदार्थ का निर्माण नहीं करेगा। इसी कारण से ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। आगे देखिए, कपड़े का फटना, कपड़े अगर फट जाएगा तो कपड़े ही होगा, कागज नहीं बनेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अगर आप अगर नहीं सकते हो तो आप आंख मूंदे इसको कर सकते हो। अब देखो, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसे होगा? जब कागज जलेगा तो चूर्ण बन जाएगा, अरे चूर्ण बना, किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पौधा पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम बताइए। यानी कि सूक्ष्म जीव यानी कोई भी जीव, क्या? कोई भी जीव अगर मर जाते हैं, कोई भी जीव अगर मर जाते हैं, मर जाने के बाद जमीन पर सड़ के मिट्टी बन जाते हैं, कोई भी जीव, पेड़ पौधा हो गया, कोई भी जीव अगर मर जाता है तो मर जाने के बाद मिट्टी बन जाते हैं, जिसे हम लोग कौन सा मिट्टी कहते हैं? ह्यूमस मिट्टी दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कौन सी जल जनित बीमारी नहीं, यानी कि जल के द्वारा कौन सा ऐसा बीमारी जो होता नहीं, इसीलिए जल जनित बीमारी नहीं है पूछा है। ठीक है, तो हैजा भी जल के कारण होता है, टाइफाइड भी, पेचिस भी। आपका आंसर होगा दमा, जो जल के बिना ही वो बीमारी होता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, नर और मादा जुग्मक के जुग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? यानी कि नर और मादा की मिलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? यानी कि बॉयज और गर्ल्स की मिलने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं दोस्तों? निषेचन कहलाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पौधा का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन कहलाता है? यानी कि पौधे का कौन सा भाग है जिसमें प्रजनन की क्षमता उत्पन्न होती है, वह कौन होता है दोस्तों? पुष्प। ठीक है, पुष्पा नहीं पुष्प होगा। ठीक है,
रेशम के तंतु किस जैविक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं? रेशम के तंतु किस जैविक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं? वो होता है प्रोटीन। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन सा दर्पण के रूप में कर सकता है? ठीक है, निम्न में कौन सा दर्पण के रूप में कर सकता है? जल के सतह भी दर्पण का रूप कर सकता है। चमकता हुआ स्टील भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है। चमकता हुआ स्टील का चम्मच भी आप उस पे भी आपकी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये भी सही है। आपका आगे देखिए, पॉलिश किया हुआ एल्युमिनियम शीट, ये भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी दर्पण के रूप में कर सकता है दोस्तों। और ये तो आप जानते ही, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है दोस्तों? आप इस तो जानते हैं, ये 37 डिग्री एक सामान्य ताप होता है जिससे मनुष्यों का शरीर स्वस्थ होता है। ये औसत तापमान जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ये सब कोई जानता है। इसी प्रकार ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आपको मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति में पूछे जाएंगे। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप सफल जरूर होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा जीव में शैवाल तथा फफूंदी एक साथ रह सकते हैं ना? कौन सा जीव में शैवाल तथा फफूंदी के एक साथ रह सकते हैं? वो कौन होंगे दोस्तों? लाइकेन होंगे, जो शैवाल और फफूंदी के साथ रह सकते हैं। आगे देखिए, किस अम्ल का जठर में श्रावण से हमारे अंदर अम्लता होता है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी कि पूरे विश्व में जल के दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो कितने हैं दोस्तों? 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है, यानी कि जब कोई तार है, ये कोई तार है और इससे विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तो तार में जो उत्पन्न उष्मा, ठीक है, उत्पन्न उष्मा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तार की लंबाई पर और तार की मोटाई पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों, यहाँ ए और बी होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ए और बी होना चाहिए, ए और बी दोनों होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत है, जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत है वो हरे पौधे भी होगा। कैसे होगा? देखो, हरे पौधे नहीं होगा। देखिए, सूरज के बिना हरे पौधे नहीं हो सकते, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो सकते, ना ऑक्सीजन मिलेगा। इसी जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत है, वो कौन है? सूरज होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, कौन ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर के दूसरे भागों तक वहन करता है? यानी कि ऑक्सीजन को लेकर रक्त को हृदय से आपके हृदय से शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाता है, वो शिरा है, धमनी है दोस्तों, वो धमनी है। शिरा का काम क्या है? शरीर के दूसरे भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुंचाना, वो शिरा का काम है। और ये इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर के दूसरे भागों तक वहन करता है, वो कौन होगा? धमनी होगा इसका आंसर। ठीक है, पौधे में जल का परिवहन होता है, पौधे में जल का परिवहन जाइलम होगा। अगर भोजन का होगा तो वो क्या होगा? फ्लोएम होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? जल का परिवहन, पौधे में जल का परिवहन कहाँ होता है? वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, जल की जो धारण करने की क्षमता, लेने की क्षमता सबसे अधिक किसमें होगी? वो होगी चिकनी मिट्टी एक ऐसी है जो जल को बहुत अधिक सोख लेती है, इसी कारण इसकी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। आगे देखिए, पृथ्वी का शीतलतम क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यदि एक समतल दर्पण को किसी वस्तु के सम्मुख रखा जाए तो बना प्रतिबिंब होगा आकार के बराबर होगा। ठीक है, आगे, कौन सा उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? वो है इमर्शन हीटर, कूलिंग बेल को छोड़ के विद्युत केतली होगा। यानी कि कौन सा उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होगा? इसमें आंसर होगा इमर्शन हीटर और विद्युत केतली। यहाँ 1 और 2 लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन में आपका क्या होना चाहिए? ए और सी दोनों होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए और सी दोनों। ठीक है, आगे देखिए, चाल की आधारभूत इकाई क्या है? चाल की आधारभूत इकाई होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए, हृदय पेशियां का लयबद्ध संकुचन शिथिलन जाना चाहता है, वो कौन है? हृदय स्पंदन के रूप में। आगे देखिए, मौसमी हवा गर्मी के दिनों में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। मौसम के जो हवा होते हैं वो गर्मी के दिन में ज्यादातर समुद्र से भूमि की ओर आती है, बहते हुए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। और होगा वर्षा का कारण बनती है, और मौसमी हवा जो समुद्र में आती है तो वो वर्षा का भी कारण बनती है। यानी कि इस पे ऑप्शन होना चाहिए था, ये ऑप्शन मिस्टेक है, यानी कि ऑप्शन होना चाहिए था ए और सी दोनों होना चाहिए था आपको।
ये मिस्टेक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी होगा। ठीक है, अब देखिए रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम कीटों का पता कहलाता है, वो है सेरीकल्चर। क्या होगा? सेरीकल्चर। ठीक है, कौन विद्युत के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था? यानी कि आपको कह रहा है विद्युत के जो चुंबकीय प्रभाव है विद्युत की, है ना, वो उसका आविष्कार कौन किया था? एच.सी. ओस्टेड ने किया था। कौन किया था? एच.सी. ओस्टेड ने किया था। अब देखिए दोस्तों 2024 का मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए 2024 का क्वेश्चंस भी 2023 के जैसा बहुत ही आसान है। जैसे ये कैसे 91 नंबर क्या कह रहा है कि समीकरण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ना क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि एक बार मैं फिर समझाता हूं, इस चीज को समझिए ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है और ऑक्सीजन बनाती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे देखिए अमरबेल का एक उदाहरण दीजिए। अमरबेल का उदाहरण, अमरबेल मतलब दोस्तों किसी भी पेड़ पे आप अगर उसको फेंक दे तो वो उग जाता है। यानी कि अमरबेल अपने आप पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि वो दूसरे जीवों पर निर्भर करके अपना भोजन का ग्रहण पालन पोषण करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए अपाचित भोजन से जल मुख्यतः अवशोषित होता है। वो कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए अत्यधिक शारीरिक व्यायाम करने के बाद हमारे पैर की पेशियां में किसके जमा होने से मुड़ जाती है। यानी कि आप अत्यधिक काम कर देते हैं या अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो उसमें आपके पैर की दोनों बीच हड्डियों में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, जिसके कारण से आपके पैर में दर्द होने लगते हैं। ठीक है, देखिए आगे उष्मा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किस माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा 3, विकिरण की आवश्यकता आपको नहीं होगी। आगे देखिए जब मिट्टी अत्यधिक क्षारकीय होती है, जब मिट्टी अत्यधिक क्षारकीय होती है तब पौधे की वृद्धि इसमें अच्छी नहीं होती। इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसको मिट्टी में अवश्य मिलाना चाहिए? यानी कि जब आप बहुत साल तक 3 साल 4 साल तक आप किसी खेत पे धान उगा रहे हैं या किसी बीज उगा रहे हैं तो उसमें क्षारकीय जम जाता है, जिसके कारण फसल अवश्य बहुत मात्रा में नहीं होगी। तो इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपको बुझा हुआ चूना को देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दूषित जल जनित रोग है, यानी कि दूषित जल जनित रोग है वो है हैजिया। ठीक है, आगे देखिए तिलचट्टा में वायु डैश के जरिए प्रवेश करती है। किसके जरिए? तिलचट्टा में वायु डैश के जरिए प्रवेश करती है, तो वो है श्वास रंध्र। ठीक है, आगे देखिए पौधों में भोजन का सभी भाग में परिवहन होता है। यानी कि भोजन का सभी भागों में परिवहन होता है। वो पौधों की बात करें, अगर जल की बात करें तो जाइलम होती, लेकिन यहाँ जल की बात नहीं कर रहा, इसलिए ये नहीं होगा। पौधे में भोजन की बात कर रहा, पौधे में भोजन का सभी भागों में परिवहन होता है, वो क्या कौन सा आंसर होगा दोस्तों? फ्लोएम होगा। ठीक है, आगे देखिए बायोफिल्म जिस भाग द्वारा जनन करता है वो है आपका पत्ती। क्या है? पत्ती है। ठीक है, आगे देखिए कौन दो सूक्ष्मजीव लाइकेन में रहता है? इसके 2023 का क्वेश्चन पे यही क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पे दे दिया दोस्तों। उसमें क्या था? फूफंद और शैवाल के बीच में कौन सी रहती है? तो वहां पे आंसर था लाइकेन था दोस्तों। और उसी क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर दिया है कि निम्न में से कौन दो सूक्ष्मजीव लाइकेन में रहते हैं, है ना? तो कौन रहते हैं? फूफंद होगा और शैवाल होगा, यानी कि आपका ए और डी। यानी कि आप समझिए दोस्तों, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा सवाल आपको मिल जाएंगे इसमें। आगे देखिए जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो है आपका अत्यधिक वर्षा। ठीक है, आगे देखिए विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और जल दिवस की अगर बात करें, किसकी बात करें? जल दिवस की अगर बात करें, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा, यानी कह रहा सही नहीं है। वन मृदा को अपरदन से बचाती है। हाँ भाई ये तो सही है, ये सही है। वन जो है मृदा को यानी कि मिट्टी को अपरदन से, यानी कि अपरदन क्या होता है दोस्तों? एक जगह से मिट्टी को दूसरे जगह तक चले जाना मिट्टी का अपरदन कहलाता है।
तो ये सही है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये सही नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पे कहता कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो ये हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, सही नहीं होते हैं, यानी कि इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, कास्टिक सोडा की थोड़ी सी मात्रा जल में घोलना उदाहरण है क्या, वो क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस मिट्टी में जल का अंतर्संबंध सबसे अधिक होता है। अंतर्संबंध मीन्स मतलब अंदर तरफ आ जाना, ठीक है, अंदर तरफ रिस जाने को अंतर्संबंध कहते हैं, यानी कि कौन सा मिट्टी है जो जल को अंदर तरफ सबसे अधिक मात्रा में खींच देता है, तो है दोस्तों बलुई मिट्टी। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बलुई मिट्टी के कण जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, जिसके कारण गैप होता है, वो इसी कारण से मिट्टी को अंदर तरफ खींच देता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बलुई मिट्टी। आगे देखिए, कौन सा दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़े आकार का होगा, वो होगा अवतल दर्पण। ठीक है, आगे देखिए, किस वस्तु को एक लेंस के सामने विभिन्न परिस्थितियों में रखने पर बना प्रतिबिंब सर्वदा मीन्स हमेशा, क्या होता है, सर्वदा मीन्स हमेशा आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा आकृति बनाते हैं, वो लेंस में होना चाहिए। तो लेंस में कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है, वो तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता, यानी कि ताप पर कार्य नहीं करता है, तो वो कौन है, एमसीबी है, यानी कि शॉर्ट भाषा में हम लोग एमसीबी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आगे देखिए, पवन बहने की दिशा होती है, यानी कि पवन जो बहता है वो दिशा कैसी होगी, अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर आती है, यानी कि अधिक दबाव वाले से कम क्षेत्र वाले की ओर आती है वो पवन बहने की दिशा। ठीक है, आगे देखिए, दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होगी, यानी कि गंदा जल है, ऑक्सीजन की मात्रा दूषित जल में ज्यादा होगा कि स्वच्छ जल में ज्यादा होगा, यानी कि स्वच्छ जल में ज्यादा होगा, यानी कि दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होगी दोस्तों, कम होगी। ठीक है, आगे देखिए, जंतु कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होता, अनुपस्थित मतलब उपस्थित नहीं है, यानी कि उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा, जंतु कोशिका में आपका कौन उपस्थित नहीं होता है, कोशिका भित्ति, ये पौधे कोशिका में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है, पौधे कोशिका में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, एक अधातु जिसमें चमक होती है, अधातु है लेकिन फिर भी चमक होती है। आप धातु का डिफिनेशन जानती हो कि ऐसे धातु का डिफिनेशन क्या है, कि वह धातु, सभी धातुएं चमकीले होते हैं, लेकिन अपवाद आप पढ़ ही चुके होंगे, अपवाद पढ़ ही चुके होंगे कि अधातु में भी ऐसे कुछ धातुएं हैं जो चमक होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आयोडीन है और एक दोस्तों हीरा है, जो धातु होने के बाद भी अत्यधिक कठोर होते हैं और अत्यधिक चमकीला भी होते हैं। ठीक है, हाइड्रा में जनन की विधि, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है दोस्तों, मुकुलन। ठीक है, आगे देखो, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, यानी कि परिवर्तित मतलब क्या दोस्तों, बदल देने की। ठीक है, दूध को दही में बदल देने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, लैक्टोबैसिलिस। ठीक है, आगे देखिए, एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक है, एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत की सुचालक हो, सुचालक मतलब विद्युत धारा प्रभावित होगा, अधातु होने के बाद भी विद्युत धारा प्रभावित होगा, वो कौन सी होगी, वो ग्रेफाइट। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित बोधों में कौन सा संस्पर्श बल है, संस्पर्श मतलब जिसको स्पर्श करके, जैसे ये कोई वस्तु है, इसको हम अपने हाथों से स्पर्श करके इसको धक्के देंगे, इधर उधर करेंगे, तो इसी को संस्पर्श बल कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु रखा हुआ है जिसको हम धक्के देंगे नहीं, यानी कि घर्षण नहीं करेंगे, तो वो संस्पर्श नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर होगा घर्षण बल। आगे देखिए, प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह आकर्षण बल क्या है, चुंबकीय बल है। ठीक है, आगे देखिए, किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होगा, यानी कि ऐसा कौन सा ईंधन है जिसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होगा, लकड़ी तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि लकड़ी का ऊष्मीयमान बहुत ही कम होता है, ये सिर्फ खाना बनाने के काम आते हैं, और केरोसिन का भी ऊष्मीयमान कम होता है, एलपीजी का भी कम होता है, यानी कि ये तीनों नहीं होंगे, यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 4 होगा।
ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब इस एग्जाम को यानी कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति को पास कर जाएंगे। इस चैनल को देखते रहिए, और आप अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो।